हेलो डियर, मैं लोकेश पाठक, बायोलॉजी प्रवक्ता, आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोगों का जो पहला यूनिट है जनन, ठीक है। इस जनन के अंतर्गत आपके 4 लेसन आते हैं पहली यूनिट में। उस लेसन का नाम है यूनिट नंबर 1, जीवों में जनन। ये पहला लेसन है। ये आप लोगों को जानकारी दे दी गई होगी पिछली कक्षाओं में। सेकेंड लेसन था आपका पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। थर्ड लेसन था आपका मानव जनन। फोर्थ लेसन आपका था मानव स्वास्थ्य। इसमें आप लोगों को मानव जन्म के बारे में जानकारी देना था। तो इसमें आज का जो टॉपिक है उसका नाम है युग्मक जनन। युग्मक जनन जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 शुक्राणु जनन। नंबर 2 टॉपिक इसी का है अंडाणु जनन। युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस, शुक्राणु जनन स्पर्मेटोजेनेसिस और अंडाणु जनन ओओजेनेसिस। युग्मक जनन क्या है कि वृषण अथवा अंडाशय की जननिक उपकला माने जर्मिनल एपिथेलियम की कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मक निर्माण की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक जनन में नर में शुक्राणु तथा मादा में अंडाणु या नर युग्मक या मादा युग्मक बनते हैं। दोनों में ही युग्मक जनन की प्रमुख अवस्थाएं लगभग समान ही होती हैं। समान में पहली प्रवस्था, इस दोनों में समानता क्या है कि गुणन प्रवस्था ये दोनों में होगी, शुक्राणु में जनन में भी अंडाणु जनन में भी। नंबर 2 वृद्धि प्रवस्था, ग्रोथ फेज, मल्टीपल फेज। यह दूसरी अवस्था का नाम है वृद्धि प्रवस्था। नंबर 3 परिपक्व प्रवस्था। ये 3 प्रवस्थाएं हैं, लेकिन ये दोनों जनन के अंतर्गत समान है। दोनों में समानता भी कह लीजिए। और आज का टॉपिक जो है उसका नाम है शुक्राणु जनन। शुक्राणु जनन की परिभाषा ये हो गई कि नर के वृषणों की जननिक उपकला माने जर्मिनल एपिथेलियम की कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु निर्माण की क्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। ये प्रक्रिया वृषण की शुक्रजन नलिकाओं में होती है। इस प्रक्रिया के मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया। पहली प्रक्रिया जो है उसका नाम है शुक्र पूर्व। जो पहली प्रक्रिया है उसका नाम यहाँ पर है पूर्व शुक्राणु निर्माण। नंबर 1 पूर्व शुक्राणु निर्माण, ये पहला प्रक्रिया हो गया। इसका सेकंड ग्रुप जो है उसका नाम है शुक्र कायांतरण। ये 2 प्रक्रियाएं शुक्राणु जनन के अंतर्गत आती हैं।
तो पहली प्रक्रिया जो थी उसका विस्तार पूर्वक वर्णन जो था वो आपको विद डायग्राम दर्शाया जा रहा है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि इस प्रक्रिया के माने पूर्व शुक्राणु प्रक्रिया बढ़ाई जा रही है ये वाली। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, ये प्रक्रिया जनन काल के प्रारंभ होने से पहले ही प्रारंभ हो जाती है। इस प्रक्रिया को निम्नलिखित भागों में बांटा गया। वो भाग पहले आपको बता दिए गए। शुक्राणु पूर्व की 3 प्रक्रियाएं हैं। ये पहला सेल बन गया। इस सेल में क्या हुआ, ये पहली अवस्था आ गई गुणन प्रवस्था। गुणन प्रवस्था में क्या होता है कि ये जो सेल होती है ये डिप्लॉयड होती है। डिप्लॉयड मीन्स 2n। और ये प्रक्रिया जो पढ़ाई जा रही है इसका नाम यहां पर मैं दे रहा हूं, इसका नाम है शुक्राणु जनन। इसको इंग्लिश में स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। इसको 3 भागों में बांट दिया गया। पहली प्रवस्था आ गई आपकी गुणन प्रवस्था। तो ये भ्रूण के वृषणों की जननिक उपकला की कोशिकाएं प्रारंभिक जनन कोशिकाएं कहलाती हैं। इसमें न्यूक्लियस बड़ा होता है। ये न्यूक्लियस जहां पर मैंने 2n लिखा है, 2n मींस डिप्लॉयड, इसमें न्यूक्लियस बड़ा होता है। न्यूक्लियस बड़ा होता है। इन कोशिकाओं में बार बार समसूत्री कोशिका विभाजन, जैसे ये एक सेल थी इसमें समसूत्री कोशिका विभाजन हुआ। तो समसूत्री कोशिका विभाजन के परिणाम स्वरूप 2 कोशिकाओं का निर्माण हुआ। ये 2 कोशिकाएं, 1 से 2 कोशिकाएं बन गई। यहां पर ये जो विभाजन हुआ आपका ये समसूत्री हुआ। इसी तरीके से 1 से 2, 2 से ये 4 कोशिकाएं बन गई। ये आपकी गुणन प्रवस्था मल्टीप्लिकेशन फेज हो गया। 1 से 4 कोशिकाएं, ऐसे हजारों कोशिकाएं बॉडी में बनेगी, माने टेस्टिस के अंतर्गत निर्मित होंगी और सभी की गुणसूत्रों की संख्या 2n होगी। और विशेषता क्या थी, इसमें सब में केंद्रक बड़ा होता है। ये आपका 2n हो गया। सभी में ये लिख दिया गया डिप्लॉयड डिप्लॉयड। ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो इसमें ये जो प्रवस्था स्टार्ट हुई इसमें 1 से 2 और 2 से 4 कोशिकाएं, ऐसे ही आप अनगिनत कोशिकाएं बना सकते हैं। यहां पर हमने एक टॉपिक लिख दिया और उसका नाम लिख दिया समसूत्री कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन, माइटोसिस सेल डिवीजन भी बोला जा सकता है। और यहां से इतनी जो स्टेजेस दिखाई गई इसका नाम रख दिया गया गुणन प्रवस्था। गुणन प्रवस्था, ये पहली प्रवस्था हुई ए, ठीक है। फिर दूसरी स्टेज का नाम आ गया ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज मतलब वृद्धि प्रवस्था। इनमें से हमने किसी भी एक कोशिका को ले लिया और उसमें हमने एक ग्रोथ दिखा दी। क्या दिखा दी? ग्रोथ। ग्रोथ माने यह था कि भोज्य पदार्थों का संचय करके वृद्धि कर लेती है। इस तरीके से ये ग्रोथ फेज में आ गया। कोई भी कोशिका हो वो इसमें किसी में भी कर सकते हैं। ये आपका जो था ये 2n रहेगा, माने डिप्लॉयड रहेगा। और यहां पर हमने लिख दिया इस तरीके से वृद्धि फेज। ये आपका वृद्धि प्रवस्था हो गई। पॉइंट नंबर 2 हो गया ये। इसमें क्या होता है कि इस अवस्था में कि क्या होगा कि शुक्राणुजनक विभाजन के बाद आवश्यक पोषक पदार्थ एकत्र करके आकार में वृद्धि करके ये बड़ी हो जाती है। अब इन कोशिकाओं को
एक नाम दे दिया जाएगा, वो नाम होगा प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं। इस कोशिका का नाम प्राइमरी हो गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स सेल्स। ये भी 2n है, डिप्लॉयड है। ये कोशिका फिर विभाजन करती है। अब तीसरी स्टेज में आ जाएंगे, उस स्टेज का नाम हो जाएगा थर्ड स्टेज, जिसका नाम होगा परिपक्व प्रवस्था। ये 3 प्रवस्थाएं होंगी, तीसरी स्टेज का नाम हो जाएगा परिपक्व प्रवस्था, ABC। इसमें क्या होगा कि ये जो कोशिका होगी ये डिवीजन करेगी, डिवीजन के परिणाम स्वरूप 1 से 2 सेल और 2 से 4 कोशिकाएं। अब यहां पर ये बात ध्यान रखनी है, ऊपर जो था गुणन प्रवस्था में जो विभाजन हुआ था वो समसूत्री था यहाँ पे। अब यहाँ पे जो विभाजन होना है वो अर्धसूत्री विभाजन होना है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट या प्रथम अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। अब एक विशेष बात यहाँ पे ध्यान देनी है कि अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो जीवों की जनन कोशिकाओं में होता है, मियोसिस सेल डिवीजन। तो हमारी बॉडी में 2n इज इक्वल टू 46 और n इज इक्वल टू 23। 2n का मतलब हो गया, 2n इज इक्वल टू डिप्लॉयड भी बोलते हैं, इसको हिंदी में नाम दिया जाता है द्विगुणित, और n इज इक्वल टू हैप्लॉयड। ये 2 स्टेजेस। तो अभी ये 2n ही चल रहा है आपका। अब यहाँ पर जो फर्स्ट प्रथम अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, यहाँ पे ये पूरा लिख दिया, कोशिका विभाजन प्रथम है, इसलिए संख्या 2n से घटकर अब यहाँ पे n हो गई इस तरीके से। तो इसका मतलब था जो क्रोमोसोम्स थे, गुणसूत्र जो थे, वो घटकर आधे हो गए। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन का यही एक विशेष भाग है जो ध्यान देने योग्य है। और इन 2 कोशिकाओं से फिर 2 कोशिकाओं का निर्माण हुआ, ठीक है। और इसमें भी क्रोमोसोम्स की संख्या, ये विभाजन सेम समसूत्री कोशिका विभाजन की तरह होता है, और इसमें संख्या वही रहेगी जो मात्र कोशिका में थी। जैसे कहने का तात्पर्य, ये प्राथमिक जो थी सेल थी वो 2n थी, और उसमें रिडक्शन डिवीजन हो गया और संख्या यहाँ पर घट के ये हो गई। तो यहाँ पर ये आपका हो गया सेकेंड अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। ये 2 विभाजन थे, फर्स्ट एंड सेकेंड। इस अवस्था का नाम रख दिया गया परिपक्व अवस्था। प्रत्येक प्राथमिक शुक्र कोशिका 2 बार अर्धसूत्री विभाजन करती है। तो पहला ये हो गया प्रथम परिपक्व विभाजन, वो आपका यहाँ पर था। फिर था द्वितीय परिपक्व विभाजन। तो प्रथम परिपक्व विभाजन में क्या था कि प्राथमिक शुक्र कोशिका में होने वाला प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप 2 कोशिकाएं बनती हैं। इनको हम लोग नाम दे देंगे यहाँ पर द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं, माने सेकंड यहाँ पर, और नाम दे दिया गया शुक्र कोशिकाएं। ये था प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं, और यहाँ पर ये आ गया द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं।
अब यहाँ पर क्या हुआ, जो सेकंड डिवीजन चालू हुआ, द्वितीयक परिपक्व विभाजन, प्रत्येक द्वितीयक शुक्र कोशिका में कुछ समय बाद दूसरा अर्धसूत्री विभाजन होता है। वो आपके स्क्रीन पे ये दिखाया गया, सेकंड अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। इस विभाजन में क्या हुआ कि कुछ समय बाद दूसरा अर्धसूत्री कोशिका विभाजन हुआ। परिणाम स्वरूप 4 अगुणित पूर्व शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसको हम लोग एक नाम दे देते हैं शुक्राणु पूर्व। शुक्राणु पूर्व का मतलब होता है शुक्राणु बनने से पहले। ये शुक्राणु पूर्व, इंग्लिश में इसका नाम होता है स्पर्मेटिड्स। क्या होता है? स्पर्मेटिड्स। पूर्व शुक्राणु कोशिका के कायांतरण से शुक्राणु का निर्माण होता है। ये देखिए, पहले ग्रुप में पूर्व शुक्राणु निर्माण में 3 स्टेजेस आई। घूर्णन प्रवस्था, मल्टीप्लिकेशन फेज, इसमें 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 16, 32, 64, 128 जितनी चाहे कोशिकाएं बनाते चले जाते हैं, बनती चली जाएंगी। फिर इसी का सेकंड आया वृद्धि प्रवस्था। इसी में से मैंने एक कोशिका ले ली और उसने पोषक पदार्थों का संचय करके वो ग्रोथ कर गई। आगे क्या हुआ कि इसमें तीसरी स्टेज आ गई परिपक्वन प्रवस्था। परिपक्वन प्रवस्था में क्या होता है कि जो विभाजन होगा वो प्रथम अर्धसूत्री, द्वितीय अर्धसूत्री। तो कुल मिलाकर ये प्रश्न आया कि एक प्रश्न में शुक्राणु जनन के अंतर्गत ये जो टॉपिक दिया है, ये सेल का नाम क्या है? इस सेल का नाम शुक्राणु जनक है। शुक्राणु जनक, इसको इंग्लिश में नाम दिया जाता है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया। यहीं से 3 नंबर का एक प्रश्न आ जाता है कि एक प्रश्न में शुक्राणु जनक या स्पर्मेटोगोनिया की संख्या 400 है तो कितने शुक्राणु बनेंगे? तो आप सभी लोग एक चीज ध्यान रख लीजिए कि जब स्पर्मेटोगोनिया की संख्या 400 है तो इसमें 4 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे और 1600 स्पर्म बनेंगे। प्रश्न पलट जाएगा कि 1600 शुक्राणु बनने के लिए कितनी स्पर्मेटोगोनिया की आवश्यकता होगी? तो आंसर होगा 400। ठीक है, समझ में आ गया? इसी तरीके से पुष्पीय पादपों में भी पूछा जाता है कि पराग कोश में पराग मात्र कोशिकाओं की संख्या 20 है तो कितने परागकण बनेंगे? तो 20 × 4 = 80। क्लियर? सबको समझ में आ गया होगा। फिर आगे क्या होता है कि ये जो आपका स्पर्मेटिड्स का निर्माण हुआ माने शुक्राणु पूर्व का, तो उसमें दूसरी प्रक्रिया आई, उसका नाम था शुक्र कायांतरण। शुक्र कायांतरण का मीनिंग होता है बदलना, परिवर्तन करना। पहले क्या होता है कि प्रत्येक शुक्राणु पूर्व में शुक्राणु बनने के लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। इस जटिल प्रक्रिया को हम लोगों ने नाम दे दिया शुक्र कायांतरण। स्पर्मियोजेनेसिस, ये मीनिंग आया स्पर्मियोजेनेसिस। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप गोल एवं अचल, पहले जब शुक्राणु बनता है तो इस तरीके से ये गोल, इस तरीके से मान लो पूरा गोल यहां पर हो गया। फिर बाद में इसमें परिवर्तन होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, तारक काय, ये सब प्रेजेंट होते हैं। फिर ये परिपक्व शुक्राणु में परिवर्तित होता है। तो ये 4 कोशिकाएं थी, 1 2 3 4। तो इसमें इस तरीके से ये एक भाग दिखाया। सबसे अग्रिम भाग जो होता है इसको अग्रपिंडक बोलते हैं। इसमें न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, तारकाय और एक लंबी टेल दिखा दी। हमने यहाँ पर कंप्लीट स्पर्म को दिखाया है इस तरीके से।
और ये स्पर्मेटोगोनिया, 1 स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्म बन रहे हैं, इसको स्पर्मेटोजोआ भी बोलेंगे इस तरीके से। और ये 1 से 4 स्पर्म आपके बोर्ड पे दिख रहे हैं, इसको हमने लिख दिया यहाँ पे शुक्राणु। क्या लिख दिया? ये शुक्राणु हो गया। तो यहां पर ये कुल मिला के रिजल्ट आया कि एक शुक्राणु जनक कोशिका से 4 शुक्राणु बने। तो ये धागे नुमा होते हैं जब तक, पहले ये अचल होते हैं, अचल मतलब नॉन मोटाइल, इनमें टेल माने पूंछ नहीं होती है, जिसके कारण ये मूवमेंट नहीं कर पाते। ये एक धागे के समान होते हैं और फिर इसमें पूंछ का निर्माण हो जाता है, तब इसे हम लोग चल शुक्राणु में परिवर्तन होता है कोशिका द्वारा। इसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म होता है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, शुक्राणु की संरचना, यहाँ पर ये भी आ जाता है एग्जाम में, शुक्राणु की संरचना। तो शुक्राणु की संरचना में इस तरीके से ये सबसे मेन पार्ट जो था वो हेड है, 3 भाग होते हैं। तो ये हिस्सा जो दिखाई जा रहा है ये हेड हो गया। हेड के अंदर एक मेन होता है न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस जो होता है हैप्लॉइड होता है। इस तरीके से ये ले आए हम, और ये इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और तारककाय दिखाया, और फिर एक लंबी सी पूंछ यहाँ पर है, इसके ऊपर एक हल्का सा आवरण होता है इस तरीके से। तो ये 3 पार्ट हो गए। इसको हमने शीर्ष में न्यूक्लियस, ये आपका अग्रपिंडक जिसको एक्रोसोम बोलते हैं, इसका निर्माण गोल्गी बॉडी से होता है। ये अग्रपिंडक मेन पार्ट है स्पर्म का, क्योंकि इसी भाग से जो होता है स्पर्म ओवम में प्रवेश करता है। न्यूक्लियस के बाद में क्या हुआ यहाँ पर, इसमें यह हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हमने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और ये जो 2 स्टार्स दिख रहे हैं इसका नाम हो गया तारककाय, सेंट्रोसोम भी बोलते हैं इसको। ये आपका ग्रीवा कहलाएगा, शीर्ष ग्रीवा, और लास्ट में जो पॉइंट दिख रहा है इसको हम लोगों ने एक नाम दे दिया पूंछ। तो इस तरीके से ये क्लियर हो गया कि A, B, C। कहने का तात्पर्य हुआ बेटा कि जो शुक्राणु बने थे 4 बने, उसमें हमने उसका कायांतरण किया। कायांतरण को मैंने एक नाम बताया था स्पर्मियोजेनेसिस, माने जो शुक्राणु गोल था उसमें जो बदलाव हुआ। वैसे तो कायांतरण की परिभाषा ये होती है कि शिशु अवस्था से लेकर जीवन के अंतिम अवस्था तक जो परिवर्तन होते हैं उसे कायांतरण कहते हैं। यहाँ पर मीनिंग लग गया शुक्र कायांतरण, माने शुक्राणु में होने वाला बदलाव, परिवर्तन, वो शुक्र कायांतरण कहला रहा है। सभी लोगों को ये समझ में आ रहा होगा जो मैंने आप बताया है शुक्राणु जनन के बारे में। तो उसमें स्पष्ट क्लियर हुआ कि एक शुक्राणु जनक कोशिका से 4 शुक्राणु का निर्माण होता है। सभी लोगों बच्चों को क्लियर हो गया? तो मैंने ये बताया आप लोगों को कि कायांतरण क्या था, शिशु अवस्था से लेकर अंतिम अवस्था तक जो भी बॉडी में परिवर्तन होते हैं उसे कायांतरण कहते हैं। और यहाँ पर जो मीनिंग है वो शुक्र कायांतरण है। शुक्र कायांतरण का मीनिंग था कि शुक्राणु में बदलाव मीनिंग था कि पहले ये गोल था, गोल होने के बाद में इसके अंतर्गत आया अग्रपिंडक, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम माने तारककाय।
माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो होती है वो श्वसन की क्रिया संपन्न होती है और फिर इसमें एक पूंछ का निर्माण हो जाता है। इस पूंछ के कारण ये चल हो जाता है। चल मीन्स मोटाइल। चलकर ये अंडे के पास पहुंचता है। माइटोकॉन्ड्रिया इसके अक्षीय तंतु के चारों ओर सर्पिलाकार आवरण बनाती है और गाल्गी का जो होता है वो अग्रपिंडक बना देता है। ठीक है, इस तरीके से ये शुक्राणु में बदलाव आ जाता है और ये चल शुक्राणु बन जाता है। प्रत्येक शुक्राणु के विकास माने डेवलपमेंट में 2 से 2.5 महीने का समय लगता है। कहने का तात्पर्य 2.5 महीने का 70-80 दिन लग जाते हैं। 75 दिन मान के आप चलें कि शुक्राणु बनने में लग जाता है। तो ये पूरा जो क्वेश्चन था वो था आपका युग्मक जनन। युग्मक जनन के अंतर्गत 2 टॉपिक आए, शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन। आज का जो टॉपिक था वो शुक्राणु जनन था, स्पर्मेटोजेनेसिस। उसके अंतर्गत जो डायग्रामेटिक डायग्राम था उसने बताया था कि इसमें 2 मेन प्रक्रियाएं थी, पूर्व शुक्राणु निर्माण, शुक्र का यांत्रण। पूर्व शुक्राणु के अंतर्गत 3 क्रियाएं आई, गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था, परिपक्व प्रावस्था। फिर बाद में गुणन प्रावस्था होने के बाद में ग्रोथ फेज, जिसमें परिपक्व प्रावस्था में 2 अर्धसूत्री विभाजन, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन, द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया आई, जिसके परिणाम स्वरूप यह रिजल्ट आया कि एक शुक्रजनक कोशिका से 4 शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसी तरीके से जो टॉपिक है अंडाणु जनन, उसमें एक विशेषता यह है कि उसमें 3 कोशिकाएं नष्ट होती हैं और 1 कोशिका क्रियाशील होती है। उसमें परिपक्व प्रावस्था में होता उसमें भी सेम विभाजन, प्रथम अर्धसूत्रीय, द्वितीय अर्धसूत्रीय, लेकिन परिणाम स्वरूप उसमें 1 अंडे का निर्माण होता है। ये टॉपिक जो था इसमें यह स्पष्ट हुआ कि शुक्राणु जनन, तो शुक्राणु जनन वृषण में क्रिया हो गई। अंडाणु जनन की क्रिया जो होती है वो अंडाशय में होती है। तो ये स्पष्ट है कि अगला जो टॉपिक इसी का है वो अंडाणु जनन है। वो आप लोगों को अगले क्लास में बताऊंगा। और ये टॉपिक आप सभी को समझ में आ गया, क्लियर हो गया सभी को? किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है, मुझसे क्लियर कर सकता है, जानकारी कर सकता है। ओके, थैंक यू।